हाँ तो भाई लोग, हम लोग सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल। जी हाँ, हमारे 8th सेमेस्टर का इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये। ओके, तो इसका नोट्स भी पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और ये पूरा वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पर्पस के लिए। ओके, जो कि एकदम सुटेबल तरीके से इजी एक्सप्लेनेशन के साथ होने वाला है। ठीक है ना? तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। जी हाँ, आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। जिसका सब्जेक्ट कोड हम लोग जानते हैं बीपी 806 ET है और ये 8 सेमेस्टर का है, हम सब जानते हैं। ठीक है, ये बेसिक सब्जेक्ट है, एक इलेक्टिव है जो बहुत लोगों ने भाई चुना है, जिसमें हम ये जानते हैं कि हर्ब का मीन नहीं होता है कि ऐसा कोई प्लांट का पार्ट है, चाहे वो लीफ हो सकता है, रूट हो सकता है, चाहे उसके सीड्स हो सकते हैं, जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ओके, तो उसको लेके हम लोग मेडिसिन बनाते हैं। ओके, अभी आगे हम लोग ये सब चीज़ें लिखे हुए हैं तो डिस्कस कर लेंगे प्रॉपर। थोड़ा सा इंट्रो हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब जानते हैं आप, एनी गुड्स और प्रोडक्ट्स लाइक मेडिसिनल प्रोडक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड टू मॉनिटर और कंट्रोल इट्स क्वालिटी फॉर द प्रॉपर यूजिंग और प्रॉपर इफेक्ट। ओके, सीधी सीधी बात है कि हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उसकी क्वालिटी को जांचते रहते हैं ताकि हम वो उसका प्रॉपर यूज़ कर सकें, उसका प्रॉपर इफेक्ट पा सकें। ये ड्रग की बात हो रही है, तो है ना? तो स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण या फिर मानक, जिसका मतलब आप फिक्स करेंगे हाँ इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि पैरासीटामॉल 500 mg खाने पे बुखार उतरना चाहिए एक एडल्ट व्यक्ति का, एक मानक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो ये चीज़ें हैं। कोई जैसे नीम की पत्ती है तो वो कितना कड़वा होना चाहिए, कितना कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम फिक्स करते हैं। ओके, तो वही बात हो रही है। चलिए, ओके, तो ये जनरल सा इंट्रो आप समझ चुके। इसमें आप देखिए मैटर क्या क्या है, हम कुछ की पॉइंट समझ लेंगे जिससे आपको पूरा समझ आएगा कि हाँ हम इस वीडियो लेक्चर में क्या मैटर होगा, क्या कितना पढ़ना पड़ेगा। ओके, और थोड़ा सा कॉपी पेन वगैरह लेके आप लोग बैठा करिए। ओके ब्रदर, देखिए इसमें क्या है, वी डिस्कस द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम डिस्कस करेंगे भैया। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। पिछले साल के जो पेपर्स हैं उसी से प्रश्न उठाए गए हैं यहाँ पे अधिकतर। ओके, और इसमें टोटल क्वेश्चन देखिए जो सेक्शन ए के यानी कि शॉर्ट्स टाइप, सेक्शन ए टाइप क्वेश्चन एंड आंसर यानी शॉर्ट क्वेश्चन हम और आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है 17 ऑफ 1 to 5th यूनिट, 1 से लेके 5वें यूनिट तक का पूरा मिला के हम लोग 17 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे भैया। ओके, और इसमें ये सब चीज़ें हैं, तो आप लोग अपने दोस्त से, क्लासमेट को, सबको शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको क्या कन्फ्यूजन हुआ या कुछ दिक्कतें हैं तो, और कौन से सब्जेक्ट का या फिर इसका ही पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं चाहिए, जो भी आप बता सकते हैं भाई। ओके, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओनली टेक दिस टाइम प्रॉफिट। इसमें आप प्रॉफिट बस लीजिए आप, है ना? देखिए क्या है इसमें, पहला क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। डिफाइन प्रोसेस्ड एंड फिनिश्ड हर्ब एज पर WHO। हमें यह बताना है कि प्रोसेस्ड और फिनिश्ड हर्ब क्या होता है WHO के अनुसार। तो सीधी सीधी यहीं से मैटर समझ आ रहा है, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया और फिनिश्ड मतलब खत्म हो गया हो, काम खत्म हो गया हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रोसेस्ड हर्ब वर्किंग, प्रोसेस्ड मीन्स वर्किंग, हर्ब मीन्स द प्लांट हुज पार्ट आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। ऐसे प्लांट जिनका यूज हम करेंगे, प्लांट के पार्ट्स जिनका यूज करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। मैंने पहले ही बता दिया था आपको हर्ब का मतलब, है ना? इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट डिफाइन एज द वर्किंग पीरियड फॉर मेकिंग मेडिसिन बाय द हर्ब। ओके, प्रोसेस्ड हर्ब का मीन है कि वर्किंग पीरियड फॉर मेकिंग मेडिसिन बाय द हर्ब। हर्ब से हम जब बना रहे हैं या फिर वर्किंग काम हो रहा है अभी, तो उसी को बोलते हैं। लाइक एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन, कंसेंट्रेशन एंड फर्मेंटेशन एक्सेट्रा। एक्सट्रैक्शन मतलब आपको पता ही है कि किसी चीज़ का कॉन्स्टिट्यूएंट निकाल लेना। ओके, चाहे वो बॉइलिंग करके हो, चाहे फिर उसे मिक्सर में कूच के उसका रस निकाल लिया जाए जूस में, ऐसे सब चीज़ें हैं ना, वो सब मैटर आप जानते ही हैं। ओके, प्यूरिफिकेशन उसको प्यूरिफाइड करके, कंसंट्रेशन उसको गाढ़ा करके, उसकी मात्रा को बढ़ा के घटा के, फर्मेंटेशन, ये सब चीज़ें करवा के जो काम किया जा रहा है उसी को प्रोसेस्ड हर्ब बोलते हैं। अब आते हैं दूसरा टॉपिक इसका जो था फिनिश्ड हर्ब। ओके, फिनिश्ड हर्ब देखिए इसमें क्या मैटर है। फिनिश्ड हर्ब, हर्बल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ हर्बल प्रिपरेशन मेड फ्रॉम 1 or more हर्ब्स। अच्छा, फिनिश्ड हर्बल प्रोडक्ट्स जो है उसमें कई हर्बल प्रिपरेशन हो सकते हैं जो कि 1 या 2 हर्ब मिला के होते हैं। अब अक्सर जो दवाई, जो भी मेडिसिन हम लोग पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, उसमें यही तो रहता है कि 1 या 2, 1 या फिर 2 या फिर 3 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट मिला जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई है एंटीसेप्टिक साबुन बनाया गया, सॉप लिख सकते हैं आप, हर्बल टाइप का। तो इसमें आप नीम डालेंगे, टर्मेरिक डालेंगे ही। क्यों टर्मेरिक डालेंगे ही, है ना? तो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए ना हर्ब के, तो वही बोल रहा है भैया। ओके, तो फिनिश्ड हर्ब
और हर्बल प्रोडक्ट्स इट मीन्स आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ हर्ब विच फार्मुलेशन आर फाउंड इन नोन एज फिनिश्ड हर्ब। फिनिश्ड हर्ब या हर्बल प्रोडक्ट, इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेसिंग हर्ब का फार्मुलेशन जब हो जाए तो हम जो पाते हैं उसी को फिनिश्ड हर्ब बोलते हैं। ओके ब्रदर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी फिंगर प्रिंटिंग। क्रोमेटोग्राफी फिंगर प्रिंटिंग ये सब आप पढ़े थे, अभी 6 सेमेस्टर में था क्रोमेटोग्राफी, बहुत डिटेल में है ना। इसमें TLC था, HPTLC था, ये सब था। ओके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें होता यही है कि क्रोमेटो मतलब कलर था और ग्राफिक मतलब कि जो भी है लाइनिंग वगैरह से हम लोग डिस्कस करते थे कि किसी भी प्रोडक्ट का क्या सेंस है, ये प्योर है या फिर नहीं है, कहीं मिक्स तो नहीं है। जैसे कि आप लोग देखते थे, सॉरी थोड़ा सा कैमरा मूव हो गया। ओके, जैसे कि मान लीजिए नीम का ही कोई कॉन्स्टिट्यूएंट है और टर्मेरिक का। ओके, तो यहाँ पे ऐसे कुछ क्रोमेटोग्राफिकली हम दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भैया यहाँ तक आ रहा है और इसका कलर जो है रेड हो रहा है, मान लीजिए एज एग्जाम्पल, लॉजिकल हम लोग समझ रहे हैं। टर्मेरिक का भैया यहाँ तक आ रहा है, ये येलो कलर दिखा रहा है हमें, येलोइश। ओके, तो ये क्रोमेटोग्राफिक का। फिंगर प्रिंटिंग वहाँ पे वर्ड आ गया है। फिंगर प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कुछ यूनिक चीज़ है। तो देखिए क्या है क्रोमेटोग्राफिक। Chromatographic fingerprinting is used for both stabilizing the identity and quality of these single herb being added into herbal formulation. Okay, क्रोमेटोग्राफी फिंगरप्रिंटिंग का यूज हम करते हैं दो चीज़ों के लिए, जैसे कि स्टेबलाइज यानी निर्धारित करने के लिए, आइडेंटिटी एंड क्वालिटी पहचान के लिए और गुणवत्ता के लिए। यहाँ भैया इसकी क्वालिटी यही है, इसकी गुण यही है कि ये तीखा लगेगा, तीक्ष्ण लगेगा जैसे नीम है। और आइडेंटिटी में जैसे हमने रेड लिख दिया था अभी कलर है ना, लेकिन वो भी येलो ही होता है। आपने बॉयल वगैरह कभी किया होगा नीम के पत्ते को, तो देखा होगा बॉयल कलर का। ओके, सिंगल हर्ब बीइंग एडेड इनटू हर्बल फार्मुलेशन, और ये सिंगल हर्ब अगर ऐड किया जाए तो ये हमें क्वालिटी और आइडेंटिटी इसकी पता चलनी चाहिए हर्बल फार्मुलेशन में, तो उसी को हम क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये होता है कुछ अनोखा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना अपने फिंगरप्रिंट की, सबका फिंगरप्रिंट अलग होता है, वही बात हो रही है, कुछ अलग यूनिक। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, थोड़ा सा आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक ही बार में आपको सब प्रॉपर समझ आ जाएगा। ओ सॉरी, थोड़ा सा पेज वगैरह भीग जा रहा है भैया पसीना से, तो ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइए चीज़ें क्या है, कैसे है, बढ़िया है, कुछ कन्फ्यूजन है। ओके, जरूर हम आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे। राइट ए नोट ऑन केमिकल मार्कर विद एग्जाम्पल। आपको एक नोट लिखना है छोटा सा केमिकल मार्कर्स पे, इसको केमिकल मार्कर्स ऑफ हर्बल ऐसे करके लिख सकता है, रोल ऑफ केमिकल मार्कर्स, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, विद एग्जांपल्स। और एक चीज़ ये भी जानते रहिए, ये शॉर्ट्स क्वेश्चन डिस्कस करें, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करें, जब करेंगे हम लोग तो लॉन्ग से ढेर सारे शॉर्ट्स क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। ओके, तो ये 17 अपने आप में पर्याप्त है। वैसे भी लॉन्ग डिस्कस करेंगे तो और भी आपके जो कन्फ्यूजन रहेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन का शॉर्ट्स में पूछता है, तो वो सब भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके ब्रदर, द केमिकल मार्कर्स आर कंपाउंड्स दैट कैन be used to evaluate quality change either during processing or during storage of herbal products at various condition. ओके, केमिकल मार्कर्स, अब केमिकल का मतलब आप जानते हैं कुछ भी केमिकल है, रासायनिक है, लिक्विड टाइप का है। ओके, और मार्कर्स का मतलब होता है चिन्हित करना, यानी कि कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो चिन्हित करेंगे किसी चीज़ को। जैसे आपने कोई बॉटल लिया, मान लीजिए ये बॉटल लिया है ना, इस पर किसी केमिकल से आपने कुछ चिन्हित कर दिया कि हाँ ये ऐसे कुछ मतलब इनविजिबल टाइप का बना दिया है, कुछ लिख दिया है, लेकिन इसको धूप में ले जाएंगे तो ये पता चलेगा कि हाँ ये तो भैया ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये तो मेरा वाला ही है, होता है ना ऐसा। तो ये केमिकल मार्कर हो गया एक तरीके का कि आपने मार्क कर दिया इस पर और ये दिख रहा है आपको ऐसे कुछ स्पेशल कंडीशन में। तो वही बात तो यहाँ पे भी होती है। देखिए क्या है मैटर, द केमिकल मार्कर्स आर कंपाउंड दैट कैन बी यूज टू इवेलुएट क्वालिटी चेंज। ये क्वालिटी चेंज जब होता है या फिर किसी चीज़ भी किसी भी केमिकल को दो चार हैं तो उसमें जब उसका जांच किया जाता है तो हमें पता चलता है। जैसे हम नीम और टर्मेरिक अभी बोल रहे थे, ये सब चीज़ें है ना, येलोइश और रेडिश भी आएगा। नीम जो है येलोइश आएगा, टर्मेरिक रेडिश हल्का सा आता है, येलो रेडिश। ओके, आइदर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग स्टोरेज हर्बल प्रोडक्ट्स एट वेरियस कंडीशन। ये कब कब हो सकता है, प्रोसेसिंग के दौरान हमें केमिकल मार्कर्स दिख सकते हैं स्पेशल टाइप के, और स्टोरेज के दौरान भी दिख सकते हैं, और भी अनदर कंडीशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि फ्लेवोनाइड है, टर्पीन, लैक्टोन्स एक्सेट्रा, ये सब आपके मार्कर्स हैं, केमिकल मार्कर्स, हर्बल केमिकल मार्कर्स। तो याद रखिए, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है भैया। ओके, अब आता है एक अगला क्वेश्चन, डिफाइन न्यू ड्रग एप्लीकेशन। डिफाइन न्यू ड्रग एप्लीकेशन, तो समझ आ रहा है भैया कि परिभाषित कीजिए, कोई नया दवाई बनेगा तो उसका कैसे हम यूज़ करेंगे, क्या चीज़ें कैसे मैटर है। ओके, तो लिखा है आपको, ये तो जनरल सी बातें पता है, फार्माकोलॉजी वगैरह में आप पढ़े हैं कई बार, मेडिसिनल में भी थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है कि प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ये सब ट्रायल से गुजरता है जब कोई भी ड्रग, तभी उसका हम जो है यूज़ कर सकते हैं और वो मार्केट में बिक सकता है। ये सब चीज़ें हैं ना, ये जनरल से जानते हैं, तो वही सब रिलेटेबल है कहीं ना कहीं। ए न्यू ड्रग एप्लीकेशन NDA टेल्स द फुल स्टोरी ऑफ ए ड्रग।
जो नई दवाई बनती है या उसका उपयोग जब करने की बात होगी तो वो पूरी स्टोरी अपने ड्रग की बताएगी, पूरी स्टोरी, यानी कि वही टेस्ट कहाँ से खोजा गया, कहाँ से इसका कॉन्स्टिट्यूएंट निकाला गया और इसमें कौन कौन से टेस्ट हुए हैं, इसने पास किया है या नहीं किया है। ओके, तो ये सब चीज़ें बताता है। इट मीन्स दिस ड्रग आर प्रॉपरली स्टडीड एंड पास्ड द नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल टेस्ट एंड फाइनली इज अप्लीकेबल। इसका मतलब ये होता है कि यह पूरी तरीके से स्टडी में पास हो गया है, वो नॉन क्लिनिकल और क्लिनिकल टेस्ट पास कर चुका है और ये अप्लीकेबल है, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यही बात है। आप लोग देखिए, जनरल सी बात है, आप एक्चुअल मीनिंग बस समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है शब्दों का, और अपने हिसाब से लिख दीजिए। आपको भी पता है, आप 8th सेमेस्टर में आ चुके हैं कि कैसे भी लिख दो, मैटर क्लियर है। डेवलपर्स मस्ट इंक्लूड, जो भी डेवलपर्स है यानी जिसने भी नया दवाई बनाया है उसको ये सब चीज़ें इंक्लूड करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें बतानी पड़ेगी। परपोज्ड लेबलिंग, लेबलिंग बताना है कि हाँ भैया इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, इस पे वार्निंग क्या है या प्रिकॉशन क्या है, ये सब बताना पड़ेगा। सेफ्टी अपडेट, इसके सेफ्टी अपडेट यानी यूज़ करते वक्त क्या ध्यान देना है, धूप में नहीं जाना है या फिर खा के तुरंत सो नहीं जाना है, ये सब कुछ होता है ना ऐसा यूनिक, तो अगर आपको है तो बताना है। ड्रग एब्यूज़ इन्फॉर्मेशन, इसका दुरुपयोग से संबंधित हम इन्फॉर्मेशन देंगे। पेटेंट इन्फॉर्मेशन, इसके पेटेंट इन्फॉर्मेशन भी आप देंगे, ये पेटेंट है या जेनरिक है, ये दो शब्द आप जानते हैं। पेटेंट का मीन क्या होता है आप जरूर कमेंट में बताएंगे कि हाँ व्हाट इज द मीन ऑफ पेटेंट एंड जेनरिक। इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन, अच्छा, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड कंप्लायंस इन्फॉर्मेशन, इसमें हमको ये सब बताना है कि जब भी ये टेस्ट वगैरह हो रहा था तो इसका क्या रिव्यू मिला, यानी कि लोगों ने शिकायत की या नहीं की, इसको उपयोग किया तो अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। डायरेक्शंस फॉर यूज़, और यूज़ करने के तरीका आप बताएंगे। तो ये था न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ओके, डिफाइन बीटर वैल्यू, देखिए भैया डिफाइन बीटर वैल्यू का क्या सेंस है। बीटर मतलब तो जानते ही हो भैया, कड़वा हर एक व्यक्ति कड़वा है कभी ना कभी, कभी कोई ज़्यादा कड़वा हो जाता है, कभी कम कड़वा हो जाता है और दूसरे पे डिपेंड करता है। अब जैसे मैं हो सकता है किसी के लिए अच्छा हूँ, किसी के लिए कड़वा हूँ, तो ठीक है, वो सब छोड़िए। तो वैसे यहाँ पे हम हर्बल की बात करेंगे भैया, यहाँ इंसानों की बात नहीं हो रही है। ओके, द बिटरनेस वैल्यू इज डिफाइंड एज द reciprocal of the dilution of compound a liquid or an extract। अच्छा, रेसिप्रोकल जो है ना, इसका मतलब होता है म्यूचुअल, MUTUAL, पारस्परिक, है ना, पारस्परिक यानी समान, समान। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि जो समान तरीके से डाइल्यूशन अगर किया जाए किसी कंपाउंड का, एक लिक्विड और एन एक्सट्रैक्ट स्टिल हैज़ बीटर टेस्ट। अगर किसी का भी हम डाइल्यूशन करेंगे कंपाउंड का तो वो जो भी लिक्विड है या फिर एक्सट्रैक्ट है जो हमने निकाला, जैसे नीम की बात करें, अगर हम हर्बल बात करें तो नीम को बार बार ले लीजिए ना आप, नीम के पत्ते को, तो उसके एक्सट्रैक्ट को चाहे जो भी है उसको जब हम डाइल्यूट करेंगे तो उसमें एक बीटर टेस्ट पाया जाएगा, कड़वाहट पाया जाएगा, है ना। तो उसी को जब डिटरमाइन किया जाता है, इट इज डिटरमाइंड बाई कंपेरिजन विद क्विनीन HCl ऑफ विच द बिटरनेस वैल्यू इज सेट एट 2000 ml ऑफ 1 ग्राम क्यूनिन HCl। ओके, जो ये क्यूनिन HCl है ये एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है कि इसका जो तीखापन है वो 2000 ml है 1 ग्राम क्यूनिन जब HCl में मिलाया जाता है, ये सब चीज़ें हैं, तो उसका एक बिटरनेस वैल्यू सेट है। तो उसको हम जब कंपेरिजन करते हैं और उसके कंपेरिजन के अनुसार ही अदर जो भी हम हर्ब लेंगे उसकी बिटरनेस वैल्यू टेस्ट करते हैं। जैसे कि किसी चीज़ की स्टैंडर्ड जो है पैमाना 1000 ml पानी है चाहे जो भी है, उसमें हम क्विनीन HCl मान लो मिला रहे हैं, क्विनीन HCl। ओके, तो जो बिटरनेस वैल्यू निकल के आएगी, मतलब कितनी कड़वाहट लग रही है, उसी हिसाब से अब हमें 1000 ml में मान लीजिए नीम मिला देना है, चाहे कोई और भी सब्सटेंस से उसको मिला देना है, ठीक है ना, तो उसकी बिटरनेस टर्मेरिक ही मिला देना है। तो उसको फिर हम देखेंगे कि हाँ भैया इसके कंपेरिजन में कितना बिटरनेस वैल्यू ये रखता है, कितनी कड़वाहट रखता है, उसी हिसाब से तो आप उसमें एक्सपिएंट मिलाएंगे। फिर एक्सपिएंट में यानी कि स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब चीज़ मिलाना पड़ता है ना भैया, तो ये सब पैमाना फिक्स करना पड़ता है। तो वही है डिफाइन बीटर वैल्यू। ओके, समझ गए होंगे आप। जो भी चीज़ें होती है उसे म्यूचुअल तरीके से अगर डाइल्यूट करेंगे हम कंपाउंड को, तो लिक्विड या फिर एक्सट्रैक्ट जो भी है तो वो एक बीटर टेस्ट रखता है, उसी को बीटर वैल्यू बोलते हैं हम। ओके ब्रदर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बस मुश्किल से मुझे लगता है अगर 2-3 मिनट एक क्वेश्चन पे लगेगा तो 17 क्वेश्चन हैं, तो भैया सोच लीजिए वही 40-45 मिनट तक पहुँच जाएगा। ओके, चलिए तो पूरा देखिए वीडियो को और समझिए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए जिनको अगर वीडियो नहीं मिल पा रहा है। ओके ब्रदर, और मैं नोट्स तो अपलोड कर ही दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, राइट एनी 2 एडजॉर्बेंट यूज्ड इन TLC, वही थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ओके, हमें 2 एडजॉर्बेंट के नाम लिखने हैं भैया। चलिए देखते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल मिक्सर फ्रॉम वोलेटाइल मिक्सर। ओके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे हम उपयोग करते हैं अलग करने के लिए क्या चीज़, नॉन वोलेटाइल मिक्सचर को फ्रॉम वोलेटाइल मिक्सचर। यानी कि दो चीज़ें हैं, जैसे कोई भी हमारा प्रोडक्ट है, जैसे ये नॉन वाला है, ये
वोलाटाइल है। वोलाटाइल तो समझते ही हैं आप, वोलाटाइल क्या है आप बताएंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये आपस में मिक्स हैं, तो भाई दोनों एक ही जगह पे नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों की स्टोरेज कंडीशन अलग है, क्योंकि टेम्परेचर मेन फैक्टर है वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल में, है ना। तो इसलिए इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो किसका यूज़ कर रहे हैं हम, TLC। समझ गए बात, ओके। वोलाटाइल मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ऑयल या फिर जो भी लिक्विड हैं जो रूम टेम्परेचर यानी कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे इवापोरेट होने लगते हैं, उन्हें हम वोलाटाइल सबस्टेंस बोल देते हैं। तो वही बात हो रही है यहाँ पे कि नॉन वोलाटाइल मिक्सचर को वोलाटाइल मिक्सचर से अलग किया जाता है। नेम ऑफ 2 एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट 2 क्या है भैया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या फिर सेलुलोज लिख सकते हैं या फिर सिलिका जेल, 3 नाम है, आप दोनों याद रखिए और लिख दीजिएगा इसको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सेलुलोज सिल्का। आप ऐसे थोड़ा सा पच करके या फिर आंखें बंद करके एक बार रिपीट कर लिया करिए, याद हो जाएंगे ये नाम्स वगैरह आपको। सॉरी देखिए पसीना वगैरह थोड़ा सा, ओके सॉरी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होगी भैया। अब इसमें आता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन क्वालिटी कंट्रोल एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। हमें क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताना है और उसके सिग्निफिकेंस, वही जो इंट्रो था पहला, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल, ओके। तो देखिए क्वालिटी कंट्रोल ए प्रोसेस दैट हेल्प ए कंपनी इंडस्ट्री मेक श्योर इट क्रिएट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड दैट स्टाफ एंड मैनेजमेंट ए लाइक मेक मिनिमल मिस्टेक्स। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो मदद करता है कंपनी को, इंडस्ट्री को ये श्योर होने में कि हाँ हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट बनाई जा रही है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, यानी कि गुणवत्तापूर्ण है, अच्छा है, और वहाँ के स्टाफ जो है या फिर मैनेजमेंट है वो कम से कम मिस्टेक गलतियाँ करती है, उसी को क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है ना किसी चीज़ पे नियंत्रण करना, जैसे कोई चीज़ खराब हो रहा था तो अब उसको हम सही करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देंगे, और किसके द्वारा सही करवाएंगे, जो वहाँ पे काम करेंगे। तो वही दो मैटर लिखा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही रहेगी और जो स्टाफ रहेंगे वो कम से कम मिस्टेक्स करेंगे, ओके। अब आता है यहीं पे जो दूसरा उसी में पॉइंट पूछा था, सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्या महत्व है भैया क्वालिटी कंट्रोल का, इंपोर्टेंस भी आप लिख सकते हैं, इंपोर्टेंस भी लिखे तो भी कंफ्यूज नहीं होना है। अर्न गुडविल, हमें अच्छा अर्न करना है, कमाना है भैया, ठीक है। डेवलप्स क्वालिटी कॉन्शियसनेस, हमें क्वालिटी कॉन्शियसनेस यानी कि अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से सब में प्रचार प्रसार करना है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट, डिफेक्ट क्वालिटी, डिटेक्ट्स है भाई, डिटेक्ट्स क्वालिटी, आपको जांच करते रहना है क्वालिटी का, ये सब महत्व है, मतलब इससे पता चल जाता है ना आपको कि क्या हाँ हमारा प्रॉपर बढ़िया प्रोडक्ट है या नहीं है। आपने क्वालिटी एश्योरेंस तो पढ़ा था, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस ये सब चीज़ें थी, तो उसमें ये सब जनरल सी बातें आप जानते हैं ब्रदर, मुझे पता है। एक्सेप्टेंस बाय कस्टमर्स, कस्टमर के द्वारा एक्सेप्ट होता है अगर अच्छा रहेगा क्वालिटी कंट्रोल वगैरह आप ध्यान देंगे तो। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इंप्रूव आप कहेंगे तो ये कैसे हो गया, नहीं भाई होगा, जब आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, क्वालिटी बढ़िया रहेगी तो ज़्यादा मार्केट में बिकेगा। ज़्यादा बिकेने का सेंस ये भी होता है कि आपकी चीज़ें रिफंड नहीं होगा ज़्यादा, मतलब कि हाँ नहीं भैया ये प्रोडक्ट आपका खराब है, ये ले जाइए, ये नहीं बेच सकते हम, है ना। तो इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, आप पहला बनाए वो बेच चुके, उसका दूसरा बनाएंगे वो बिकेगा, तो है ना, ऐसी चीज़ें हैं। मोटिवेट एम्प्लॉय एक्सेट्रा, आपको मोटिवेट वगैरह करना है एम्प्लॉय को, ये सब इसके क्वालिटी कंट्रोल और इसके सिग्निफिकेंस महत्व। ओके ब्रदर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डिफाइन एस्ट वैल्यू एंड गिव इट सिग्निफिकेंस। एस्ट वैल्यू क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है, ये देखिए इवेल्युएशन टाइप का चीज़ें हो जाती हैं, तो ठीक है हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट्स भी पढ़ लेते हैं। एस्ट वैल्यू, द रेजिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इंसिनरेशन इज द एस्ट कंटेंट वैल्यू ऑफ द ड्रग। अच्छा, जो रेजिड्यू बचता है मतलब जो लास्ट का अवशेष बचता है, मतलब कोई चीज़ आपने जला दिया, इंसिनरेशन मतलब होता है जलाना, एस्ट मतलब राख होता है, आप जानते हैं, जन सामान्य सी बातें हैं। तो जब जलाने के बाद जो हमें अवशेष मिलता है यानी कि उसके पार्टिकल्स मिलेंगे, इज द एस्ट कंटेंट या फिर वैल्यू ऑफ द ड्रग, ओके। जो भी हर्ब है उसको जलाने के बाद जो हमें कंटेंट मिलता है बचा हुआ, रिमेनिंग में बचा हुआ, उसी को हम एस्ट वैल्यू बोलते हैं। तो एस्ट वैल्यू इज द यूज टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ए क्रूड ड्रग एंड द स्टेबिलाइज द आइडेंटिटी ऑफ इट। तो इसका भैया हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हम निर्धारित कर सकें हमारी जो प्रोडक्ट है वो गुड़ अच्छा है उसका और वो प्योर है, ओके। तो इसके लिए हम इसको करते हैं, क्योंकि आप जब जलाएंगे, जैसे कि आप मान लीजिए नीम का पत्ता है जला दे रहे हैं, ओके, तो उसमें लास्ट में क्या बचेगा, एकदम नरम नरम सा राख बचेगा, है ना, और उसी में हो सकता है कुछ और पार्टिकल्स हों या फिर डस्ट लगे हों, तो क्या हुआ, खुरदरा हो जाएगा ना वो, तो वो एडल्ट्रेशन वगैरह भी आप जान सकते हैं इन सब चीज़ों से, और भी बहुत से दवा जो भी हैं प्रोडक्ट्स उसको जला के हम चेक कर सकते हैं, ओके। उसका एक स्टैंडर्ड तय है कि हाँ भैया हमने 10 बार जलाया था एकदम प्योरिटी के साथ, वो ना उसमें डस्ट था ना कुछ था, तो ऐसा आया था उसका, है ना, अपीयरेंस या फिर फिजिकल टच, तो ये सब चीज़ें फिक्स किया जाता है एस्ट वैल्यू के द्वारा, ओके जी। अब उसी में सिग्निफिकेंस देख लेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ एस्ट वैल्यू। एस्ट वैल्यू इज नेसेसरी फॉर इवेल्युएटिंग द एक्यूरेसी एंड प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंपेरिजन टू प्योरिटी स्टैंडर्ड। वही देखिए मैंने बोला ना कि किसी चीज़ का
स्टैंडर्ड सेट रहेगा कि हाँ इसकी अपीयरेंस, इस ये दिखने में कैसा आता है, हल्का ब्लैक इस वाइट इस कलर का आता है जब ये जल जाता है, ये टच करने पे स्मूथ रहता है ना, राख को आप जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए इसका महत्व है। टोटल एस इज पर्टिकुलर यूजफुल इन डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर। ओके, जो टोटली जो एस्ट वैल्यू होता है वो डिटेक्ट जांच करने में इनऑर्गेनिक मैटर को सहायता होता है भैया। इनऑर्गेनिक भैया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जानते हैं आप, कार्बनिक कार्बनिक, उसको जलाना, ये सब चीज़ें जानना, उसे केमिकल के राख से फिर हम केमिकल कंपाउंड में डाल के देख सकते हैं कि हाँ इसका कलर कैसे आ रहा है, ये सब चीज़ें जांच कर सकते हैं। फॉर डिटेक्टिंग और नोइंग द एडल्ट्रेशन, हम इससे मिलावट की जांच कर सकते हैं। यहाँ भैया कोई मिलावट तो नहीं था हमारे प्रोडक्ट में। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया हम। ओके, 9वां क्वेश्चन आ गया। देखिए लिखा है इसमें, गिव एप्लीकेशन ऑफ टीएलसी विद रेफरेंस ऑफ हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, एप्लीकेशन बताना है टीएलसी का, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो चलिए देखते हैं। जनरल सी बात है, वो हर्बल ड्रग हर जगह पे यूज हो रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट ही वही है, तो इसलिए वो शब्द यूज कर दे रहा है हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि आप जनरल सी बातें लिख देंगे टीएलसी के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में, तो गलत हो जाएगा। कुछ नहीं, बस हर्बल शब्द एक जगह पे यूज कर देंगे आप प्रॉपर, तो ये हो जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि उसका मीन अलग हो गया। ओके, दीज आर द टीएलसी एप्लीकेशन इन हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन। यहाँ पे हैं जो भी है इसके पॉइंट्स। जैसे कि पहला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड या फिर हर्बल ड्रग्स, हमें पहचान करने में मदद होती है भैया, कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी है क्रूड ड्रग के या फिर हर्बल ड्रग आप बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है मॉनिटरिंग स्टेबिलिटी स्टडीज, हम इसमें पढ़ने के बाद इसका यूज़ कर सकते हैं, टीएलसी का यूज़ कर सकते हैं स्टेबिलिटी स्टडीज़ के लिए। स्टेबिलिटी का सेंस ये है कि आपने जांच कर लिया और आप श्योर हैं तो आप स्टेबल हो जाएंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसमें मिलावट वगैरह नहीं है, ये एक्चुअल में यही प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, है ना, वही बात बोल रहा है। तीसरा पॉइंट है असेसमेंट ऑफ प्योरिटी एंड एडल्ट्रेशन। असेसमेंट आकलन कर सकते हैं आप शुद्धता का और मिलावट का, कि हाँ कितना इसमें मिलाया गया है या फिर नहीं मिलाया गया, ये सब चीज़ें जांच कर सकते हैं। चौथा पॉइंट उसी में देखिए लिखा है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल यानी कि आप रॉ मटेरियल जो भी अभी आया है भैया, चाहे वो फार्मिंग से आया हो, चाहे जंगलों से आया हो, कहीं से भी आया है, तो उसका हम जांच वगैरह करते हैं कैसे इसका क्वालिटी होना चाहिए। और फिनिश्ड प्रोडक्ट, इसका भी हम टीएलसी के द्वारा कर सकते हैं। फिनिश्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, ये अभी हमने डिस्कस किया था, आप समझ सकते हैं। रैपिड एनालिसिस एंड स्क्रीनिंग, हम इससे आसानी से एनालिसिस जांच कर सकते हैं, और स्क्रीनिंग वही कि हमें सब चीज़ें शो हो सकती हैं, दिख सकती हैं। फिर है सेमी क्वान्टिटेटिव एनालिसिस एक्सेट्रा, ठीक है, इसमें सब चीज़ें जांच वगैरह कर सकते हैं। तो ये इतने ढेर सारे पॉइंट है, आप 4 भी लिख देंगे तो भी सब सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। और हाँ, एक बात ये भी जानते रहिए, मैं ढेर सारे शॉर्ट्स वगैरह बनाता हूँ जिसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहते हैं, अच्छी वीडियोस रहते हैं, कुछ इंटरटेनिंग भी हैं, फार्मेसी से ही रिलेटेड रहता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं और लोगों से शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अपने जूनियर को भी ये चैनल बता सकते हैं भैया कि पीसी फार्मा भी एक चैनल है जो अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, आप भरोसेमंद है, देख सकते हैं, पढ़ने लायक है। क्योंकि क्वालिटी होनी चाहिए भैया, क्वालिटी कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, तो आप क्वालिटी हम देंगे, स्टैंडर्ड आप तय करेंगे हमारे चैनल का। ओके, तो कमेंट में जरूर बताया करिए कि क्या चीज़ें कैसे हैं। ओके ब्रदर, ओके। देखिए, डिस्कस सिग्निफिकेंस ऑफ ईयू गाइडलाइंस। यहाँ पे डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस ऑफ ईयू गाइडलाइंस। ईयू का मतलब ये है यूरोपियन यूनियन जी। तो यूरोपियन यूनियन यानी कि कुछ ऐसा संगठन है, बनाया गया है, जो कुछ चीज़ें बताएगा कि आपको इस प्रोडक्ट को इस तरीके से जांच करना चाहिए, ये सब मैटर है। तो वही बात है बस, और कुछ जो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है कि हाँ अरे भैया ये क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो देखिए जैसे आपने फार्माकोपिया पढ़ा हुआ है। ओके, यूरोपियन यूनियन गाइडलाइंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स, तो भैया इस प्रकार से गाइडलाइंस, इसके गाइडलाइंस डिक्लियरेशन ऑफ हर्बल सबस्टांस प्रिपरेशंस इन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। अच्छा, जो गाइडलाइंस है, नियम है, जैसे कि बनाए गए हर्बल सबस्टांस के प्रिपरेशन के मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को क्लियर करने के लिए कि हाँ भैया ये एक्चुअल में सही है, वो यूरोपियन गाइडलाइंस के तरह से उसके जो भी स्टैंडर्ड रहेंगे उसको पढ़ के तय किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है गाइडलाइंस डिक्लेरेशन ऑफ हर्बल सबस्टांस प्रिपरेशन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे था हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स और ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पहले से बनते हुए आ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लियरेंस करता है यूरोपियन यूनियन कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट सही है। ओके, तो जनरल सी बातें, बहुत इधर उधर नहीं है, कुछ पॉइंट्स आप जनरल सी बातें लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा भाई। यहाँ क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है यूरोपियन यूनियन में, ये सब ट्रिक्स आप जानते हैं। ओके, और जो नहीं पता है तो हम लोग क्लियर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है गाइडलाइंस ऑन गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस, GACP। इसका गाइडलाइंस जो है गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस से संबंधित भी है। फॉर स्टार्टिंग मटेरियल्स ऑफ हर्बल ओरिजिन, जो भी जहाँ से स्टार्टिंग में मटेरियल उत्पन्न हो रहे हैं, हर्बल ओरिजिन वहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम ध्यान देंगे यूरोपियन
यूनियन के तहत जो भी चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ इसको ऐसे हम इसका फार्मिंग करेंगे, इसकी खेती ऐसे करेंगे, इसको इकट्ठा ऐसे करेंगे, है ना, इसको धूप में नहीं बोना है, जब गर्मी का समय ठंडे में बोइए, कलेक्शन इसको करते वक्त ध्यान रखिए नमी ना पकड़े, ये सब चीज़ें है ना, ये सब गाइडलाइन है। चौथा, अरे खेती बाड़ी हम लोग देसी लोग हैं भाई, देसी बालक गाँव के ओके, तो जानते हैं ये सब चीज़ें कलेक्शन वगैरह। चौथा पॉइंट है गाइडलाइंस ऑन स्पेसिफिकेशन, लाइक जो भी गाइडलाइंस है स्पेसिफिकेशन उपयुक्त तरीके के, वो जैसे कि टेस्ट प्रोसीजर फॉर हर्बल सब्सटेंस, टेस्ट कैसे करना है, प्रोसीजर कैसे करना है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर हर्बल सब्सटेंस, एक्सेप्टेंस यानी कि टेस्ट करने के बाद हाँ भैया, जैसे क्या होता है कि एक होता है ना येलो कलर आया है टर्मेरिक का, पीला कलर, लेकिन हाँ येलो इस भी चलेगा, हल्का सा कम भी है तो वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आ जाता है, बोलते हैं ना, जैसे कि कहते हैं, जैसे आपके पिताजी कह दिए कि नहीं 90 हमें 95% चाहिए पेपर में एग्जाम में तुम्हारा रिजल्ट, लेकिन आपका आ गया 91, तो कहेंगे चलो कोई ना 90 प्लस आया ना, ये एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90 से नीचे आया था तो तोड़ तोड़ के तुम्हें खत्म, मैटर, टाटा बाय बाय, समझ रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का मतलब है कि उस जितना एक्सेप्ट किया जा सके, है ना, ओके, तो यही बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएपी, ओके, क्या उद्देश्य है जीएपी की, गैप, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ओके ब्रदर, देखिए दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे कि पॉइंट्स हैं यहाँ पे 5 6 7। पहला है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग लॉस, हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और लॉस को कम करेंगे, यही तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का मतलब ही होगा कि अच्छे से खेती करने की प्रैक्टिस, तैयारी करना। तो उसके फायदे क्या क्या होंगे, क्या उद्देश्य है, वही बता रहे हैं। लोअरिंग प्रोडक्शन कास्ट, हम कास्ट कम करेंगे, जैसे कि हम बताएंगे जब प्रॉपर हमको सब चीज़ पता रहेगा कि नहीं इसको गर्मी में नहीं बरसात में बोना है तो अच्छे से प्रोडक्शन हो पाएगा, तो कास्ट कम लगेगा ना, ये सब चीज़ हम जानते रहेंगे, नहीं तो हम गर्मी में बो के पागलों की तरह पानी भरते जाएंगे, हमारा हर्ब प्लांट तैयार ही नहीं हो पाएगा, तो बात है। सी, तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, हमें फूड सेफ्टी और क्वालिटी में बढ़ोतरी करनी पड़ती है या फिर उसके फायदे होंगे। ऑप्टिमाइजिंग यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अच्छा हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके अच्छे से चीज़ों का और अच्छा एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, लाइक मैन वाटर ह्यूमन कैपिटल, ओके, मैन वाटर ह्यूमन कैपिटल, ये सब चीज़ें हम, कैपिटल मतलब पूंजी होता है और वाटर मतलब पानी और मैन मतलब आदमी, यानी कि इंसानों का कम से कम यूज़ होगा, उनको ज़्यादा नहीं, अब जैसे 24 घंटा जहाँ काम करना पड़े वहाँ 10 घंटा में काम निपट जाए तो बहुत अच्छा है ना भैया, तो यही तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ओके। इन्हांसिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस, हम इन्हांस करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग समझाएंगे लोगों को गुड फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में, ये इसके उद्देश्य हैं। अगला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द न्यू मोर सुटेबल प्रोडक्ट्स फॉर मोर प्रोडक्टिविटी, हम ऐसे जांच करेंगे नए अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएँ और नए नए प्रोडक्शन कर पाएँ, टू प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल नीड ऑफ जीएपी गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा, हम प्रमोट करेंगे कि भैया अच्छे से संगठन बनाया जाए, संस्था बनाया जाए जहाँ पे ये सब चीज़ सिखाई भी जाए, ओके। 11वां क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इजी वे में हम समझा भी रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, अब आप बता पाएंगे भैया कि हाँ आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ओके। क्वेश्चन 12, डिफाइन सेल्फ लाइफ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ओके। सेल्फ लाइफ को डिफाइन करना है, सेल्फ का मतलब होता है खुद का जीवन, खुद का जीवन, है ना, तो अभी हम लोग कंफर्म हो जाएंगे लाइन पढ़ के, इट्स सिग्निफिकेंस, द सेल्फ लाइफ इज द लेंथ ऑफ टाइम दैट ऑब्जेक्ट कॉमोडिटी मे बी स्टोर्ड विदाउट बिकम अनफिट फॉर यूज, सेल्फ लाइफ एक ऐसी लाइफ है, जीवन है, जिसमें ये हम तय करते हैं लेंथ ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट या फिर कॉमोडिटी मे बी स्टोर्ड, कि कितने समय तक ये स्टोर किया जा सकता है बिना किसी अनफिट फॉर यूज, यानी कि बिना किसी इशू के, बिना किसी दिक्कत के, जैसे कि ये बॉटल आज मान लीजिए 2024 में बना है तो इसको ये 2 साल तक स्टोर में ही रह गया कि हाँ भैया ये 2 साल तक भी रह सकता है, आराम से बिकेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई डिमांड नहीं है मार्केट में, तो ये सेल्फ लाइफ होता है, इसका सेल्फ लाइफ कितना हो गया कि स्टोर हो रहा है 2 साल तक तो भी परफेक्ट है, तो ये सेल्फ लाइफ है इसका, 3 साल 4 साल, वही जो प्रिजर्वेटिव पे तय किया जाता है ना, ओके, एक्सपायरी डेट वगैरह जो बोल सकते हैं आप। और करके दूसरे सेंटेंसेस में लिखा है उसी को इजी वे में, द सेल्फ लाइफ डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ मटेरियल में बी स्टोर्ड एंड रिमेन सुटेबल फॉर यूज, सेल्फ लाइफ को आप परिभाषित कर सकते हैं ऐसा टाइम पीरियड जो मान लीजिए 2024 से स्टार्ट होकर 28 तक खत्म होता है, 4 साल तक का है, जिसमें मटेरियल स्टोर भी किया जा सकता है, कहीं पे रखिए उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो यूज़ करने लायक रहेगा। उसके देखिए महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, फूड जो है कम खराब होंगे, सही है ना, स्टोर जब ज़्यादा देर दिनों तक किया जा सकता है तो भैया खराब नहीं होगा कोई भी खाने पीने की चीज़। सेविंग मनी, मनी भी भैया बचेगा, जो भी कंपनी बना रही है और जो लोग खरीदेंगे उसको यूज़ करेंगे उनका भी पैसा बचेगा, सबका मतलब प्रॉफिट है, क्योंकि बनाने वाले का अगर वो स्टोर करके रखा खराब हो गया तो भी दिक्कत है, और जो खरीदा वो भी कर ले तो भी दिक्कत है ना, तो सेव मनी, मनी बचेगा, हमारा पैसा बचेगा। इंप्रूविंग फूड सेफ्टी, फूड की सेफ्टी सुरक्षा बची रहेगी भैया, खराब नहीं होगा, है ना, लोग बीमार कम पड़ेंगे। इंक्रीजिंग मार्केट रीच, आपकी मार्केट में पहुँच बढ़ेगी सेल्फ लाइफ अगर अच्छा रहा तो,
है ना, कंपनी ग्रो करेगा कि हाँ भैया उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा रहता है, आप रख दीजिए 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक, 10-10 दिन तक, जैसा प्रोडक्ट है, जैसी मैन्युफैक्चरिंग, उस हिसाब से। चूजिंग द बेस्ट ऑप्शंस, आपको मौका मिलता है बढ़िया चीज़ों को चुनने का। ओके, तो 12वां क्वेश्चन आपने देख लिया। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है थोड़ा सा, ये जरूर पूछता है पेपर में, मैंने नोटिस किया है। तो 13वां क्वेश्चन है, गिव फार्मूला फॉर लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के बारे में यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है। ओके, देखते हैं। जी हाँ, तो भैया लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, अब ये देखिए, ये यहाँ पे भी ये वही चीज़ें आ गई, इवेल्युएशन वाला, जांच करने वाला, कि हम कैसे जानेंगे कि हाँ ये सही है, ये पत्ता सही है, ये चीज़ें जो भी फ्लावर है, सीड है, प्रोडक्ट जो भी हमारा हर्बल है, ये सही है या नहीं है। रॉ मटेरियल के लिए ये बातें हो रही हैं। जब खेत में से जैसे कोई लाया, तो भैया भांग का कोई पत्ता मान लीजिए कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ, मुझे और जगहों का तो नहीं पता, हमारे यहाँ बहुत ऐसे खेतों में भांग जो है एकदम उग जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे तो भाई वेस्ट है। लेकिन जहाँ पे खरीदा जा रहा है उसको दवाई बनाने के लिए, चाहे जो भी है, तो ओपीआइड एनालिसिस आपने सुना है भैया, तो वहाँ पे अगर भैया एडल्ट्रेशन करके दिया जाएगा तो दिक्कत है ना, तो उसका जांच करना पड़ेगा। तो ये लाइकोपोडियम स्पोर मेथड है जांच करने के लिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ये दोनों आने के एकदम 100% चांसेस है, दोनों में से एक जरूर आएगा। तो डिफाइन स्टोमेटल नंबर या फिर स्टोमेटल इंडेक्स, ये सब चीज़ें हैं कि वही है आइडेंटिफिकेशन के लिए रॉ मटेरियल के। ओके, तो बस जनरल सी बात है, समझ लेते हैं क्या है मैटर भैया। देखिए इसमें क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन स्पेशली केमिकल एंड अदर मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग फेल्स टू डिटरमाइन क्वालिटी। देखिए लिखा है ये यूज किया जाता है तब जब केमिकल और अदर मेथड्स, केमिकल फिजिकली सब अगर फेल हो जाते हैं, तब इसका यूज किया जाता है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का। जैसे कि फार्मूला है प्योरिटी, यानी कि परसेंटेज कितना प्योरिटी है, 99% आया कि कितना आया, इक्वल टू n इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 अपॉन s इंटू m इंटू p इंटू 100, है ना, ये पूरा आपका है। तो आप ऐसे एक बार ऐसे बंद करके पढ़ लेंगे तो आपको हो जाएगा। जैसे कि है प्लस परसेंट प्योरिटी इक्वल टू n इंटू डब्ल्यू इंटू 94,000 अपॉन s इंटू m इंटू p इंटू 100। इसका वेयर जहाँ पे यहाँ मतलब क्या क्या भैया, n इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है जो भी केमिकुलर फॉर्म में है चाहे जैसे भी है, या फिर फिजिकल फॉर्म में, वेट इन mg लाइकोपोडियम टेकन। ओके, s नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स इन द सेम n, यानी n की तरह पे ही s है मेन। जो अगर n का मान लीजिए संख्या आया है नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर का, मान लीजिए 120 आया, तो ये भी उतना ही रहेगा, ठीक है ना, तो n और s सेम है। वेट इन mg, m का मतलब है वेट इन mg सिंपल कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ सिंपल ड्राइड। ओके, जो भी वेट है सिंपल का उसे हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि सूखा होना चाहिए। p नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन्स mg, ये भी नंबर है। ओके, तो ये चीज़ें मैटर था, सिंपली बस आप याद रखिए कि ये एक इवेल्युएशन मेथड है जिसके द्वारा हम जो है क्वालिटी की डिटर्मिनेशन कर पाते हैं। ओके, और ये तभी यूज किया जाता है जब केमिकल एंड अदर इवेल्युएशन मेथड आर फेल। ओके, चलिए सिंपल था लेकिन याद जरूर कर लीजिएगा भैया, क्योंकि ये आता है पेपर में। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्टोमेटल नंबर एंड स्टोमेटल इंडेक्स, जिसमें स्टोमेटल नंबर के बारे में जानेंगे, स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में जानेंगे। स्टोमेटल नंबर क्या भैया, तो स्टोमेटल नंबर इज एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अच्छा, ये देखिए अब थोड़ा सा लीफ के बारे में जानते होंगे, हो सकता है पढ़े होंगे, नहीं तो हम लोग इसको इजी वे में ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका स्किन है, स्किन के कितने लेयर हैं, 3 आपने पढ़ा होगा, 3 ही होते हैं भाई, जैसे 3 यहाँ पे हमने बना दिए, है ना। पहला होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर दूसरा आता है डर्मिस, फिर तीसरा आता है हाइपोडर्मिस, या फिर इसे को सबक्यूटनस बोलते हैं, SC सबक्यूटनस, है ना। इसमें अलग अलग लेयर है, अलग अलग एरिया में अलग अलग सेल्स पाए जा रहे हैं, टिश्यू पाए जा रहे हैं। तो वैसे सेम लीफ का भी मैटर है ना। तो लीफ में देखिए वही लिखा है द स्टोमेटल नंबर इज एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर mm ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस के अंदर में कितने स्टोमेटा पाए जा रहे हैं पर स्क्वायर mm में, मिलीमीटर में, है ना। समझ के बात, वैसी चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं कि अरे क्या दे दिया, क्या पढ़ लिया हमने। जैसे कि हमारे भैया इस स्किन के स्क्वायर में अगर कुछ बनाएंगे, यहाँ पे जैसे पसीना है, पेन चल भी नहीं रहा है, तो इसमें जो है चीज़ें दिखेंगी कितने टिश्यू हैं, कितने सेल्स हैं, वही बात हो रही है। स्टोमेटल इंडेक्स, यहाँ पे स्टोमेटल इंडेक्स है, तो देखिए स्टोमेटल इंडेक्स में क्या मैटर है, इसका क्या मतलब है, इट इज़ द परसेंटेज विच द नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ईच स्टोमेटा इज काउंटेड एज 1 सेल। ओके, जो परसेंटेज है नंबर ऑफ स्टोमेटा का, वो टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल, वही एपिडर्मिस सेल, ईच स्टोमेटा काउंटेड एज 1 सेल। अच्छा, ये देखिए एपिडर्मिस में स्टोमेटल नंबर, स्टोमेटल इंडेक्स, यानी कि यहाँ सूची बनना है, वहाँ पे एक संख्या की बात हो रही है, ठीक है, ये जनरल सी बातें हैं सब। परसेंटेज विच नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर एपिडर्मल सेल, ईच स्टोमेटा इज काउंटेड एज 1 सेल। ओके, परसेंटेज निकाल के आपको बताना है। देखिए स्टोमेटल इंडेक्स कैलकुलेटेड बाय, यहाँ पे इसका क्या कैलकुलेशन होता है, SI इक्वल टू S अपॉन E प्लस S इंटू 100। SI का मतलब है स्टोमेटल इंडेक्स, और S का मतलब है नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और E का मतलब है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन सेम यूनिट एरिया।
स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, स्टोमेटा जो ऊपर लिखा था है ना, एपिडर्मिस के स्क्वायर में, जैसे कि हमारे स्किन में यहाँ पे कितने टिश्यू पाए जा रहे हैं, ओके, उसी को स्टोमेटा नंबर बोल रहा है जैसे। और ई नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन सेम यूनिट एरिया, तो वहीं पे अगर टिश्यू जब हो गया तो टिश्यू के अंदर सेल कितने पाए जा रहे हैं, तो वही बात हो रही है। तो ये चीज़ें आप समझ गए, जनरल सी बात है। यहाँ पे एपिडर्मिस में कितने स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, एक एवरेज नंबर, और यहाँ पे कितने उसके एपिडर्मल सेल पाए जा रहे हैं, उसको काउंटेड करना है। तो थोड़ा सा स्पेशल अलग अलग कंडीशन है बस, और कुछ नहीं ज़्यादा, ओके। और सॉरी, थोड़ी सी जल्दबाजी भी है क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से बहुत जाना है, तो खत्म करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है बस, ओके ब्रदर। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। What is the extractive value give the significance of solvent choice in extraction process? अच्छा, extractive value, extraction जो किया जाता है ना, जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है किसी के पेड़ पौधे से, जैसे अभी तो क्या बोलते हैं, नीम में से निम्बीन निकाल सकते हैं आप एक्सट्रैक्ट करके, है ना, ये सब चीज़ें, तो उसी की वैल्यू क्या होगी, तो वही बताना है आपको, ओके। देखिए, तो एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इट रिफर्स टू द quantity of specific bioactive compound that can be extracted from plant material using various solvent। हम इसमें ये देखते हैं कि जो बायो एक्टिव कंपाउंड है, जैसे एपीआई भी आप बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको कितना एक्सट्रैक्ट किया गया है एक प्लांट मटेरियल से यूजिंग वेरियस सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की बात ही हो रही है। तो कितने, कौन से सॉल्वेंट, जैसे सॉल्वेंट का क्या मतलब है कि कोई चीज़ सूखी चीज़ है, जैसे सूखा है, उसमें आपने कुछ मिला दिया सॉल्वेंट, जैसे पानी ही मिला दिया सॉल्वेंट के तौर पे, जो जिसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, तो क्या होगा, अब उसमें से एक्सट्रैक्ट उसमें आ जाता है ना। जैसे आप नीम के पत्ते को पानी में जब डालते हैं तो देखेंगे गर्म करेंगे या फिर ठंडा भी ऐसे रख देंगे ना उसे, तो कुछ देर में देखेंगे उसके एक्सट्रैक्ट धीरे धीरे पीला कलर का उसमें निकल जाएगा, तो वही सॉल्वेंट हो गया। तो जो भी कंपाउंड एक्सट्रैक्ट मटेरियल सॉल्वेंट में निकल के आता है उसी को हम एक्सट्रैक्टिव वैल्यू बोलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, दीज आर सिग्निफिकेंट्स। इट इज़ अ प्यूरिफिकेशन मेथड दैट इज यूज टू सेपरेट कंपाउंड्स और मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये प्यूरिफिकेशन वगैरह जान पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं कौन सा इसमें मटेरियल है कौन सा नहीं है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप देख लीजिए, ओके ब्रदर, आप जानते भी हैं एक्सट्रैक्शन के बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी विद सुटेबल एग्जांपल्स। अच्छा, यहाँ पे अभी बताना है, अब क्रोमेटोग्राफी के बारे में क्वेश्चन आ गया, अलग अलग जो प्रोसीजर होता है करने का, उसको एग्जांपल भी बताना है। तो देखिए, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इट सेपरेट बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट विथ द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्टेशनरी फेज। अच्छा, ये किस पे डिपेंडेंट है, ये सेपरेट करता है किस हिसाब से, इंटरेक्शन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट जो कम मात्रा में जो भी रहेगा उससे इंटरेक्ट करेगा विथ द सरफेस ऑफ द ए सॉलिड स्टेशनरी फेज। एडजॉर्प्शन का मतलब है सरफेस, है ना, एडजॉर्प्शन जब वर्ड आ गया, और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का मतलब है ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, ओके, और एब्जॉर्प्शन का मतलब है इन द सरफेस, ओके। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी आप समझ सकते हैं, बहुत बेसिक है भैया। और है दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इट सेपरेट बेस्ड ऑन द पार्टीशनिंग ऑफ सॉल्यूट्स बिटवीन अ स्टेशनरी लिक्विड फेज एंड मोबाइल लिक्विड फेज। अच्छा, पार्टीशन कोएफिशिएंट, पार्टीशन का मतलब होता है बंटवारा, यानी कि दो फेज यहाँ पे रहेंगे, एक स्टेशनरी यानी कि स्थिर जो मूव नहीं करेगा, और एक होता है मोबाइल जो मूवमेंट करता है। तो इसमें अब इसमें पार्टीशन कोएफिशिएंट यानी कि पता चलता है कि हाँ कितनी देर तक ये स्थिर रह पा रहा है, कितनी देर तक मूव कर रहा है, ये सब चीज़ें बातें होती हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। यहाँ पे दीज आर सम इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, और एग्जाम्पल्स भी इसके बताने हैं, तो अभी देख ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम इसके क्या डिफरेंस है देख सकते हैं, इसमें कौन कौन सा सॉलिड लिक्विड इंटरेक्शन होता है एडजॉर्प्शन वाले में, ओके, सॉल्यूट एडजॉर्बेंट, ये है यहाँ पे लिक्विड लिक्विड इंटरेक्शन होता है। अभी हमने देखा ना ये स्टेशनरी लिक्विड और मोबाइल लिक्विड फेज, ओके, जो वहाँ पे बताया स्टेशनरी फेज, इससे क्या रहता है, सॉलिड एडजॉर्बेंट सिलिका एल्यूमिना ये रहता है, और लिक्विड फेज में इसमें वाटर रहेगा या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहेगा, ओके। एग्जाम्पल आप मेन समझिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसके अंतर्गत आता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी आता है, दो है यहाँ पे, ओके, दो और दो। यहाँ पे इसमें एग्जांपल रहता है आपके पार्टीशन कोएफिशिएंट में, पेपर क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ओके। तो ये चीजें हैं एग्जांपल। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। ये थोड़ा सा शब्द है, समझते हैं आप, मीन समझ पा रहे होंगे। एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड एंड सर्विस दैट आर प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री एंड सोल्ड टू बायर्स इन अनदर। जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है या फिर सर्विस दिया जा रहा है वो एक जगह से दूसरे कंट्री में भेजा जाना, वही एक्सपोर्ट कहलाता है। रजिस्ट्रेशन क्या होता है, पुटिंग समबॉडी या फिर समथिंग नेम ऑन एन ऑफिशियल लिस्ट। किसी भी व्यक्ति का नाम या फिर उसका कुछ प्रोडक्ट्स का नाम किसी लिस्ट में रखना ऑफिशियली, वही रजिस्ट्रेशन कहलाता है। जैसे होता है ना हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, हम स्कॉलरशिप का, हमारा और भी कोई चीज़ अगर रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो वो आता है ऐसे, है ना, कोई फॉर्म भर दिए, तो वही बात हो रही है, किसी का नाम या कोई प्रोडक्ट का नाम रखना एक लिस्ट में, वही है एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन। तो देखिए यहाँ पे मैटर क्या है, डिफिनीशन, एवरी फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर इट इज द नेसेसरी टू गेट रजिस्टर्ड विद द DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। जो भी पहली बार एक्सपोर्ट करेगा कोई प्रोडक्ट बना के इंटरनेशनल लेवल पे अदर कंट्री में, उसे रजिस्टर्ड होना जरूरी है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के हिसाब
अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स वाणिज्य यानी कि जो भी प्रोडक्शन वगैरह का देखते हैं ये सब चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये डीजीएफटी इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो पहली बार जो भी एक्सपोर्ट करेगा भैया उसको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा और मैटर है। डीजीएफटी प्रोवाइड एक्सपोर्टर ए यूनिक आईईसी नंबर। आईईसी का सेंस क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर इज 10 डिजिट कोड। ये 10 नंबर का कोड मिलता है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि आप इसके लिए अब भैया सिलेक्टेड हैं या फिर इसके लिए कैपेबल हैं, कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये मैंने छोड़ा है, इसको समझा देता हूँ, ये आप समझ सकते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है बस। डिस्कस द हर्बल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन, ये पूछ सकता है कि आपको स्टैंडर्डाइजेशन बताइए हर्बल के लिए। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये मानक फिक्स करना। तो यहाँ पे प्योरिटी, क्वालिटेटिव, है ना, ये सब इवेल्युएशन के बारे में थोड़ा सा बता देना कि इट मीन्स द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन लाइक फिजिकल, केमिकल एंड अदर। और ऑथेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, ये पूछ सकता है, तो दोनों का सिमिलर है कहीं ना कहीं। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि वही प्रमाणित करना कि ये मेडिसिनल प्लांट है। तो हम इसको बोलेंगे ऑथेंटिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इट्स मीन द हर्ब और प्लांट्स आर हैव द एबिलिटी और कैपेसिटी टू ट्रीट एनी डिजीजेस। ओके, like in neem plant or tree found nimbine constituent which is act as a antiseptic properties। ओके ब्रदर, तो ये सब चीजें थी, पूरा मैटर था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। दबा के इसको शेयर करिए और हमारे चैनल पीसी फार्मा को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए और सजेस्ट भी आप देख सकते हैं कमेंट में। ओके ब्रदर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कैसा लगा आप जरूर बताइए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।